बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। MTI 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक। ठीक है, इसका मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने इसकी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करनी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब लेक्चर नंबर 23 मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, इसमें से आपको बस ये स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। इसमें से आपके पास MCQs इस तरह से आता है कि आपको कहते हैं कि बेसिक स्टेप में क्या होता है। तो आपने बताना है कि P1 ट्रू होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन होते हैं P1 ट्रू होता है या PK ट्रू होता है या फिर PK+1 ट्रू होता है। तो आपने बताना होता है P1 ट्रू होता है। ठीक है, और एक MCQs आता है कि क्या मैथमेटिकल इंडक्शन में अगर बेसिक स्टेप प्रूव हो जाए तो इसका मतलब है कि ये ठीक है। ठीक है, तो नहीं, इसके एक और फर्दर स्टेप होता है इंडक्टिव स्टेप। ठीक है, तो आपने अगर आपको कह रहे हैं कि फर्स्ट इटरेशन के बाद जो है प्रूव हो जाता है तो कहना है कि नहीं, ठीक है, फॉल्स। ये MCQs भी आता है। उसके बाद इंडक्टिव स्टेप में आपके पास PK+1 होता है। ठीक है, ये MCQs में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें से MCQs पूछते हैं इस तरह के कि n हो एंड में। ठीक है, तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये मैथमेटिकल इंडक्शन की एग्जांपल देख लेना, दो स्टेप में आपने कैसे प्रूव करना है। बस इजी है बहुत ज़्यादा, आपने बस चीज़ें पुट करनी होती हैं दोनों स्टेप में, इंडक्टिव में और बेसिक में। कोई भी एग्जांपल अगर आपको गिवन हो, ठीक है, एक एग्जांपल करोगे आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद n स्क्वायर के केस में आपके पास ये फार्मूला लगता है। ठीक है, काफ़ी MCQs आपके आए थे, क्विज लास्ट जो हुआ था उसमें, तो स्टूडेंट को समझ ही नहीं आ रही थी कि फार्मूला कौन सा डालना है। तो n वाले में पिछला और n स्क्वायर वाले में ये वाला। ठीक है, और n क्यूब का एक और फार्मूला है। ठीक है, तीनों केसेस डिफरेंट हैं। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 24 में आपने ये लाइंस पढ़ लेनी है। इनमें से MCQs आ जाता है। ठीक है, MCQs भी आ सकता है, क्वेश्चन भी शार्ट आ सकता है 2 नंबर का। ठीक है, इसमें आपको पता होना चाहिए n क्या है, d क्या है, सारा। ठीक है, उसके बाद ये एग्जांपल आपने रीड आउट कर लेनी है। ठीक है, ताकि आपको पता चले अगर आपका आ जाता है क्वेश्चन तो कैसे आपने इसको सॉल्व आउट करना है। ठीक है, उसके बाद इनइक्वालिटी का प्रूफ आप देख लेना कि इनइक्वालिटी में आप कैसे n की वैल्यू फाइंड आउट करते हो। ठीक है, ये भी आ सकता है शॉर्ट में। ये MCQs में ईजी है बहुत ज़्यादा, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, उसके बाद लेक्चर नंबर 25 मेथड ऑफ डायरेक्ट प्रूफ। तो इसमें बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो कंट्रापोजिशन होता है ना, उसमें ये वाली स्टेटमेंट होती है आपके पास। क्या पता कहेंगे कंट्रापोजिशन कौन सी स्टेटमेंट होती है, तो आपको डिफरेंट ऑप्शन दे दें तो आपने ये वाली स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके अलावा आपने कंट्राडिक्शन के लिए ये वाली स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, ये दोनों आपने प्रिपेयर कर लेनी है। उसके बाद डायरेक्ट प्रूफ जो है उसमें से ये आपने लाइन पढ़ लेनी है, जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये MCQs में आती रही है, इस वजह से मैंने हाईलाइट की है। ठीक है, ये आपने स्किप नहीं करनी। उसके अलावा ये जो सम बेसिक है ना, इसमें से बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं। ठीक है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसमें से एक चीज़ भी स्किप नहीं करनी, मे भी इसमें से क्वेश्चन भी आ जाए। ठीक है, ये इरेशनल अंडर द रूट जो भी नंबर होता है ना वो इरेशनल होता है। मे भी आपके पास क्वेश्चन आते 2 नंबर का, √3 इरेशनल है, √5 इरेशनल है, तो वही सारा काम होगा। आप मेथड देख लेना। ठीक है, उसके बाद लेक्चर नंबर 26 आपने प्रूव करना है बाय कंट्राडिक्शन। तो इसमें देखें आपके पास सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे डी मार्गन लॉ अप्लाई हुआ है, बस इसमें ये चीज़ कंट्राडिक्शन ही ऊपर आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, उसके बाद द मेथड ऑफ प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन में भी समराइज्ड है। ठीक है, ये आपने रीड आउट कर लेना, इसमें से MCQ पूछ सकते हैं। वो इसके √2 इज़ इरेशनल, ये एग्जांपल पूरी आपने करनी है। इसमें से कोई भी मतलब घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, √3 √5 या कुछ भी देखिए। ठीक है, ये सारी वही चीज़ है। उसके बाद ये रीमार्क कभी भी स्किप नहीं करते, कोई भी हैंड आउट होना। रीमार्क का मतलब होता है कि ये दोबारा मार्क आ रहे हैं, इनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वजह से। सो दैट्स वाई यू डोंट हैव टू स्किप दिस वन। ठीक है, इसको ज़रूर करना है। अच्छा, ये सेट ऑफ प्राइम नंबर इज़, ये आपके पास MCQ आ सकता है कि फेनाइट है या इनफेनाइट है। ठीक है, तो ये इनफेनाइट होता है। अच्छा, इसमें से आपने ये चीज़ें करनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एज MCQs पूछ सकते हैं एज अ शॉर्ट, यहाँ से ये MCQs पूछ सकते हैं। ठीक है, कि कंट्रा पॉजिटिव जो है वो डायरेक्टली प्रूव होता है। ठीक है, उसके बाद अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है ना ये प्रूव करनी है ना, इसमें से ये आपके पास MCQs में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना कि n² इज़ नॉट विजिबल बाय 25 देन n इज़ नॉट विजिबल बाय 5, ये भी होगा। वैसे ये डिविजिबल होता है। लेक्चर नंबर 27 एल्गोरिथम। ठीक है,
इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। इसमें आपसे पास ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के ये। और दूसरा ये जो है ना, इसके एल्गोरिथम के जो हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जनरली इंक्लूड व्हेन डिस्क्राइबिंग एल्गोरिथम, ठीक है, फॉर्मली। तो इसमें आपको एमसीक्यूज आता है, ऐसे आता है कि कहते हैं कि विच वन इज़ ऑन सेकंड, मतलब कि सेकंड नंबर पे कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। डिफरेंट 4 ऑप्शन दे देते हैं और आपने बताना होता है दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि इसके 6 नंबर पे कौन सा ऑप्शन आता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देते हैं, तो आपने देख लेना है सीक्वेंस वाइज के पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे और चौथे पे कौन सी लाइन है, पांचवे में, ठीक है, छठे में, ठीक है। ये आपने अच्छे से करना है। इसमें से एमसीक्यूज 2 बनते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम का एक, अच्छा, इसमें से क्वेश्चन भी आ सकता है। ये देखिए क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, ठीक है, इसका क्वेश्चन भी आ सकता है। तो नेक्स्ट है, इसमें से भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम का शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है। इसमें आपको करना क्या होता है, एन दे देते हैं, डी दे देते हैं और कहते हैं कि सॉल्व आउट करें, क्यों फाइंड आउट करें, या फिर एक चीज़ फाइंड आउट करनी होती है। तो इसको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद प्रीडिकेट क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए पी एंड क्यू जो होते हैं ये प्रीडिकेट सिंबल होते हैं। कोई भी आपको इक्वेशन दे दें, आपको कहें कि बताएं प्रीडिकेट क्या, इसमें तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये प्रीडिकेट की आपने डेफिनेशन रीड आउट कर लेनी है। इसमें से भी एमसीक्यूज पूछ सकते हैं या कह सकते हैं डिफाइन प्रीडिकेट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन में से ये 2 आती हैं आपके पास। आपको कहते हैं कि जहाँ पे इनिशियल स्टेट होती है वो होती है प्री, और जिसमें फाइनल स्टेट होती है वो होती है पोस्ट, ठीक है। ये एमसीक्यूज 2 आ सकते हैं, या फिर कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन प्री एंड पोस्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ये आपको कंडीशन पता होनी चाहिए 3। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 28 में आता है करेक्टनेस। इसमें आपको बस अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसमें से क्वेश्चन आता है लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी, ठीक है। ये जीसीडी कैसे फाइंड आउट करते हैं, जीसीडी फाइंड आउट करें, इसको भी आपने रीड आउट कर लेना है, ठीक है। इस एल्गोरिथम को भी इसमें से भी पूछ सकते हैं कोई एमसीक्यूज वगैरह, लेकिन जीसीडी का क्वेश्चन आता है ज़रूर, ज़्यादातर ही आता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, इस तरीके से सॉल्व आउट करना पड़ता है। और जो एंड में आंसर आता है ना, एंड में मतलब 0 जहाँ पे आता है, तो 0 किस जगह पे आया है, यहाँ पे, तो 0 में आपके पास क्या आया है, ये 6 आया है, तो 6 इसका आंसर होता है, ठीक है। इस तरह से आपने सॉल्व आउट करना होता है। और जो लास्ट स्टेप में जो बचता है ना, उसको आप कहते हो, ठीक है, इसका आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने पास्ट फाइल से लिए थे, जो पीछे आते रहे, ठीक है। तो इनकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना आना चाहिए, मेथड सारों का सेम है, ठीक है। तो ये 2 मैंने पास्ट पेपर से पिक किए थे, ठीक है, इनको भी देख लेना, ठीक है। उसके बाद ये देखें, यहाँ पे देखें, ये 6 आया है, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था कि कैसे आया है, ठीक है। उसके बाद लीमा, ये जो चीज़ होती है ना लीमा, ये वाली लाइन आपने स्किप नहीं करनी होती, इसमें मेन पॉइंट बताते हैं, बस ये रीड आउट कर लेना। उसके बाद हाँ, ये भी एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। I0 ट्रू होता है बिफोर द फर्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप, या आफ्टर, ये चीज़ भी आती है एमसीक्यूज में। ये वही चीज़ें ऊपर बताई है, नहीं वही नीचे, ठीक है। ये हाईलाइट करना मैं भूल गई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिनाइट नंबर ऑफ इटरेशन लूप, ठीक है। गार्ड, अच्छा, जब फिनाइट होती है तो गार्ड या फॉल्स हो जाता है, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। स्टूडेंट वेरिएबल स्पेसिफाइड पोस्ट कंडीशन होती है, ठीक है। इस कंडीशन में ये भी आपने देख लेना है, ठीक है। अच्छा, लेक्चर नंबर 29 में कम्बिनेशन का क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, ये अपने सारे जो है ना रीड आउट कर लेने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सम रूल, अच्छा, सम रूल, ये इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट को। इसमें से एमसीक्यूज आते हैं और आपको पता नहीं होता कि आपने सम करना है या फिर मल्टीप्लाई करना है। तो मैं आपको बताऊंगी डिटेल में कि कैसे करना है। देखें, जब आपके पास n1 वे हो, n2 वे हो, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ वे हो, दोनों की यही कंडीशन होती है। अब हमारे पास कैसे पता चलेगा कि हमने इसको प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखें वन ऑफ द इवेंट, ठीक है, एक इवेंट की, ठीक है। 2 इवेंट है ना, या जितनी भी इवेंट है, 3 है, 4 है, जितनी भी, ठीक है, उनमें से एक इवेंट के बारे में अगर फाइंड आउट करना है तो प्लस करना है। लेकिन जब हमने दानू को फाइंड आउट करना है, ठीक है, दानू का, तो तब आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपने डिफरेंस क्लियर करना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि ये देखें, ये एग्जाम्पल है, इसमें आपके पास 7 डिफरेंट ऑप्शनल कोर्सेज हैं, ठीक है। अच्छा, एंड 3 डिफरेंट ऑप्शनल कोर्सेज हैं, ठीक है। टोटल आपके पास 2 कोर्सेज हैं, एक 7 और एक 3, ठीक है। और देर आर इन मैथमेटिक्स देर आर 7 + 3
अच्छा, जस्ट हु वांट टू टेक, अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, चूज फॉर अ स्टूडेंट हु वांट टू टेक वन ऑप्शनल, यानी कि वन ऑप्शन है उनके पास के दोनों में से एक लेना है। तो मैंने क्या कहा था, जब एक लेना है तो प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस हो गया। अगर यही सेम स्टेटमेंट हो और यहाँ पे कह दें कि वांट टू टेक बोथ ऑफ, तो आपने दानों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। डिफरेंस क्लियर हो गया है इनके दानों, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अच्छा, ये सारी सी की एग्जांपल है, कोई भी देख लो। जैसे कि ये देखें, ये ऊपर में एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर एक 7 डिफरेंट हैं, एक में 3 हैं, ठीक है, जितने भी हैं, और आपको क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट हु वांट टू टेक वन ऑप्शनल कोर्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, ठीक है, वन लेना चाहता है ईच, हर एक का, हर सब्जेक्ट का, ठीक है। तो 7 × 3 होगा, प्लस नहीं होगा इस केस में, ठीक है। इसी तरह इसमें भी यही कुछ होगा। अच्छा, इसमें देखें, इस तरह का अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, तो जब लेटर की बात होती है तो लेटर में आपके पास अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 लेटर होते हैं, तो 26 लिखते हो, ठीक है। जब डिजिट होते हैं तो वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं, जो कि टोटल 10 बनते हैं, ठीक है। तो 10 डिजिट की बात होगी तो आपने 10 लेना है, ठीक है, इस चीज़ को अपने क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहे हैं कि द चेयर ऑफ, ठीक है, लेटर दिस, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चेयर दैट कैन बी लेबल डिफरेंटली। तो इसमें आपने क्या करना है, बाय बोथ लेटर, देखो बोथ की बात हो रही है, बोथ इनके दानू लेने हैं, तो आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बोथ में मल्टीप्लाई करते हैं और पहला लेटर मल्टीप्लाई बाय दूसरा। अब पहला क्या था, लेटर था, लेटर को 26 लिया और दूसरा नंबर था तो 10 लिया, ठीक है। पिछली एग्जाम्पल में आपको नंबर गिवन थे, इसमें आपने खुद से किए हैं कैलकुलेट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, इसमें से भी एमसीक्यूज पूछते हैं कि अगर ए से बी अगर जा रहा है तो आपको 3 वैल्यू गिवन है, ठीक है। जब बी से सी जा रहे हैं तब भी आपको वैल्यू गिवन है, और अब आपको कह रहे हैं कि ए से सी जाएं, ठीक है। यानी कि अब आपको कहते हैं कि लेट कि आप ए से सी जाएं, ठीक है, यहाँ से। तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं दानों के आंसर को, ये आपने माइंड में रखना है, इस तरह का एमसीक्यूज आता है, ठीक है। उसके बाद ये, ठीक है, आपका लेना जो जितने भी वेज होंगे ना, अगर ए से बी जा रहा है, बी से सी, सी से बी, तो एंड में ए से ए फाइंड आउट करना है, तो वो फिर उन सारे वे में जितने भी नंबर होंगे ना उनको मल्टीप्लाई करना होता है, बेसिकली आपका काम होता है। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूँ, ये अ बिट स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ 0s and 1s, ये एमसीक्यूज आता है, ठीक है। इस तरह का एमसीक्यूज भी आता है कि 0s है 1s, ठीक है। हाउ मेनी बिट स्ट्रिंग्स आर देयर ऑफ लेंथ 4, देखें बिट का क्या मतलब होता है, 2, ठीक है, 2 होता है बिट का नंबर। अब आपने देखना है कि बिट में क्या चीज़ बात हो रही है। इसका अगर क्वेश्चन आ जाए ना, बिट ऑफ लेंथ, कोई भी लेंथ हो, तो उस लेंथ का मतलब होता है कि उसकी पावर में वो लेंथ लिखनी है। बिट ऑफ 4, अगर 3 होता हो तो यहाँ पे 3 लिखते, 2 होता हो तो 2 लिखते, ठीक है। फिर 2 की पावर 4 जो भी आंसर देती है ना वो आपने लिखना है। ये एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है। बेस 2 रखनी है, ऊपर नंबर कोई भी रख लें, ठीक है। उसके बाद ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी वही बात हो रही है कि लेटर भी आ गए हैं, डिजिट भी आ गए, तो वो सारा, ठीक है, इन 10 डिफरेंट वे, ये तो ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे। तो क्या कह रहे हैं, देखें, देर आर 3 लेटर्स कैन बी रिटन इन 26 डिफरेंट वे, ठीक है। 26 तरीकों से लिखना है ना, तो 3 लेटर है तो 3 दफ़ा लिखना है, ठीक है। और ईच ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी रिटन इन 10 डिफरेंट वे, और डिजिट भी आपके पास 3 हैं, तो डिजिट आपको पता है 10 वे में लिखते हो ना, भी बताएं तो आपको बताना चाहिए, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, फॉर ईच केस के लिए। ये देखिए ईच आता, इसमें क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी डिफरेंट लाइसेंस प्लेट्स आर पॉसिबल, टोटल कितनी है। अच्छा, बस ठीक है, इसमें यही है। अच्छा, ये देखिए नंबर ऑफ, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, बीट स्ट्रिंग कॉन्टेनिंग 2 डिजिट, तो मैंने क्या कहा था, बीट में क्या होता है, 2 की पावर, तो स्ट्रिंग कॉन्टेनिंग 1 डिजिट और 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 ही होता है, 2 की पावर 2, ठीक है। मतलब ये आपको मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ सारा, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे भी नेक्स्ट यही सारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, अ कंप्यूटर असेस कोड कंसिस्ट ऑफ 1 लेटर, ठीक है, अल्फ़ाबेट। तो देखिए अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26 है, ठीक है। 26 की पावर लिखना होता है, ठीक है। 1 है तो 1, जितनी भी लेंथ होगी ना, लेंथ आपने ऊपर लिखनी होती है हमेशा। तो देखें पहले बिट की लेंथ थी तो वो 2 की पावर लिखते थे, अब आपके पास वर्ड्स की लेंथ है तो वर्ड 26 होते हैं, तो 26 की लेंथ लिखना है। इसी तरह अगर आपके पास कहते हैं कि नंबर्स की लेंथ लिखना है, तो नंबर आपके पास 10 होते हैं, तो 10 की पावर में लिखना है, ठीक है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कहने का ये मतलब है कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
तो इस तरीके से करना है। इसमें से कोई एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है या शॉर्ट में, इतना ऐसे इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, इसमें लेक्चर नंबर 30 परम्यूटेशन, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि परम्यूटेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया माउस को। अच्छा, यहाँ पे देखें, इसमें आपको ये जो लाइन मैंने लिखी है ना, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है और 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। उसके बाद एन फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है। ठीक है, अब आपको फैक्टोरियल का क्वेश्चन आना चाहिए कि फैक्टोरियल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लॉन्ग में भी आ सकता है। तो देखिए, फैक्टोरियल का बेसिकली मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखें, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे नीचे गिवन है। ठीक है, ये देखें, ये 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, तो इसमें आपने सॉल्व आउट करना होता है। जहाँ पे भी फैक्टोरियल होता है ना, उस नंबर से, उस नंबर के पीछे आपने सारे नंबर लिखने होते हैं टिल 1। लेकिन यहाँ पे देखिए, डिनोमिनेटर में 5 है ना, तो यहाँ पे मैंने 5 पे जाकर रुक गई हूँ। ठीक है, ये रुक गए हैं डाउट वाले, ये 1 तक नहीं गए, क्योंकि देखिए नीचे भी 5 है, ऊपर भी 5 है, तो पीछे फैक्टोरियल लगा देंगे और ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। और 7 6 जो भी आएगा वो आपके पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से आपने इसको सॉल्व आउट करना होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से करना है। ठीक है, और जब भी आपके पास कहते हैं ना कि फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन सॉल्व आउट करें और साथ में माइनस साइन आ जाता है, ये चीज़ आपने डीपली देखनी है कि जब भी माइनस आ जाए तो आपने इसको सॉल्व आउट नहीं करना, आपने डायरेक्ट लिख देना है कि इट इज़ नॉट डिफाइनेबल। ठीक है, इनडिफाइंड है। ठीक है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये देख लेना, इस तरह का एमसीक्यूज आ जाए तो भी आपके एमसीक्यूज बेसिकली इन छोटी छोटी चीज़ों से बनते हैं। इसमें एमसीक्यूज में कोई भी ऐसा लेक्चर नहीं है जिसमें मैं कहूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने देखा होगा कि हर टॉपिक में से, हर लेक्चर में से आपके एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, इसमें ये जो है ना काउंटिंग फार्मूला, ये 3 पॉइंट लाजमी करने, इसमें से भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि ये रिपीटेड है या नहीं है, यस या नो। ठीक है, ये, और उसके बाद ये टेबल लाजमी करना है। इसमें आपको पता चलेगा कि किस चीज़ में आर्डर मैटर कर रहा है, किस में आर्डर मैटर नहीं कर रहा, के सैंपल में, के परम्यूटेशन में। ठीक है, के सैंपल क्या होता है, ये लाइन पर लेनी है, ये रिमार्क वाली लाइन भी जो जो मैंने हाईलाइट किया। ठीक है, एन की पावर क्या होता है इसमें, ये भी पता होना चाहिए फार्मूला। उसके बाद ये हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर व्हेन अ फेयर कॉइन टॉस 3 टाइम। देखें, कॉइन क्या होता है, सिक्का होता है। सिक्का आपने देखा होगा कैसा होता है, ऐसा होता है, गोल सा होता है। ठीक है, अब उसके दो हिस्से होते हैं, एक ये ऊपर वाला हेड और नीचे वाला टेल। ठीक है, बैक साइड, दो साइड्स होती हैं। तो कह रहे हैं कि जब आप उसको फेंकते हो, टोस्ट करते हो, ठीक है, घुमाते हुए फेंकते हो, तो आपके पास कितनी पॉसिबल आउटकम आ सकती हैं जब आप 3 टाइम करते हो। तो यहाँ पे देखो, आपके पास होता क्या है, एन की पावर के फार्मूला है। ठीक है, अब आपके पास है कोई भी क्वेश्चन है, डाइस है जो भी है, या कॉइन है या जो भी। अब अगर कॉइन की बात हो रही है तो बेस 2 लिखना है। अब डाइस जो होता है वो होता है छिक्का। ठीक है, छिक्के में आपके पास 6 चीज़ें होती हैं। ठीक है, 6 नंबर होते हैं, आपको पता है ना, 6 हिस्से होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो उसमें आपने एन की जगह 6 लिखना होता है, इसमें 3 लिखना होता है। अब कितने टाइम, जितने टाइम कर रहे हो ना पावर में, वो लिख देना है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन होता है और कहते हैं कि आपके पास डाइस को अगर आप कर रहे हो, ठीक है, डाइस को 3 टाइम रोल कर रहे हो, तो देखिए डाइस आपके पास, आपको पता है 6 हिस्से होते हैं छिक्के के, जो लूडो वाला होता है छिक्का। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, पता नहीं उसको क्या कहते होंगे। ठीक है, छिक्का ही कहते हैं। ठीक है, तो उसकी पावर 3। तो इस तरह से आपने सॉल्व आउट करना था। ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को इसमें कॉम्प्लिकेशन भी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बात किसी का रहे, कॉइन की बात कर रहे हैं, यानी कि सिक्के के दो हिस्से होते हैं, तो दो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये देखें, हाउ मेनी ऑफ दिस आर लेस देन 400। बस ठीक है, इसको स्किप कर दें। उसके बाद ये एग्जांपल देख लेना। देखें, फार्मूला वही होता है, एन की पावर की होता है। अब आपने देखना है कि एन क्या है, के क्या है। अ बॉक्स कंटेनिंग 10 डिफरेंट कलर लाइट बल्ब्स। ठीक है, बॉक्स में बल्ब है 10। फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर सैंपल साइज 3 विद रिप्लेसमेंट। तो देखिए, नंबर ऑफ लाइट बल्ब कितने, 10 है, और बल्ब टू बी ड्रॉन 3। ठीक है, 3 है। अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ सैंपल साइज 3 है। ठीक है, एन की पावर के लिखना है, तो 10 की पावर 3 आपने लिखा। समझ आ गया, एन आपने 10 रखा और 3 रखा। इसी तरह के परम्यूटेशन, ये जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं सारी करनी है। ये
अच्छा, कह रहे हैं कि इनकी क्या परम्यूटेशन होगी WXYZ की। तो यहाँ पे देखिए कितने वर्ड हैं, 4 वर्ड हैं, WXYZ 4 वर्ड है टोटल। तो 4 लिखना है, NP4 और 2 टाइम है तो यहाँ पे 2। तो ये इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला यहाँ पे लिखा होगा कहीं, ये ठीक है, ये फार्मूला ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला, ठीक है, ये इसका फार्मूला है, ये जो मैंने आरो डाली है, ठीक है, ये फार्मूला आपका परम्यूटेशन का है। अगर आपको ये फार्मूला आता है तो आप पुट कर सकते हो। और आपने एक बात माइंड में रखनी है, जब भी आप परम्यूटेशन की क्वेश्चन करते हो ना, तो आपके पास ये जो पहली चीज़ होती है ना 4, ये बड़ी होती है और दूसरी वाली छोटी होती है। अगर आपके पास ये चीज़ छोटी हो जाए और ये बड़ी हो जाए तो इसका मतलब है कि ये वाला पॉसिबल नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं होता। एन हमेशा पहला वाला नंबर बड़ा होता है, ठीक है, या ऊपर वाला बड़ा होता है, या मतलब एक ही चीज़ है, यूँ लिखो या यूँ लिखो, ठीक है। तो आपने सॉल्व आउट करना होता है इस फार्मूले से, और वही पर आपको बता दिया कि फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह ये देखें, ये क्वेश्चन है कुछ, ये भी आपने अच्छे से देख लेने हैं। यहाँ पे देखें, ये जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें पहली वाली वैल्यू छोटी है 6 है और दूसरी 8 है, तो हम कहेंगे कि इसका आंसर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन देख लेना, मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। परम्यूटेशन के क्वेश्चन कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये सारी परम्यूटेशन ही है, ये वही बात हो रही है कि 7 पर्सन है, ठीक है, इन अ रो ऑफ 7 चेयर, ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल 7। अच्छा देखें, जब भी आप परम्यूटेशन निकालते हैं दो सेम नंबर की, ठीक है, तो आपके पास आंसर उस नंबर का फैक्टोरियल आता है, ये आपने माइंड में रखना है, ठीक है, कोई भी हो जाए। और या इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, आपको अल्फ़ाबेट का कोई भी वर्ड दे देते हैं, कोई भी, मतलब बुक हो गया, कोई बुक बहुत वर्ड देते रहते हैं, बुक वर्ड देते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो कोई भी वर्ड देते हैं तो आपने कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू इन इच केस बाई कैन सिट इन अ रो, ठीक है। परम्यूटेशन क्या है, 3 3, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, जब भी परम्यूटेशन सेम होती है, दोनों नंबर, ठीक है, सेम होते हैं, तो आपके पास उसी नंबर का फैक्टोरियल आता है। तो ये आपको सॉल्व आउट करने की जरूरत नहीं, अगर MCQs में आ जाए तो आपने डायरेक्ट लिख लेना है। और 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, देखें 3 को तोड़ते हैं, 3.2.1, 3 2 जार 6 और 6 1 जार 6, तो आपके पास 6 वे आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपने सॉल्व आउट करना होता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है कम्बिनेशन। कम्बिनेशन परम्यूटेशन का मैंने आपको बता दिया था, इसमें भी वही तरीका होता है, फैक्टोरियल यूज़ होता है, बस इसका फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। ये 2 केस आपने, तीनों केस अच्छे से रीड आउट करने, ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ठीक है। उसके बाद ये रीमार्क वाला पॉइंट कभी भी स्किप नहीं करते, पता नहीं क्यों मैंने हाईलाइट नहीं किया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कम्बिनेशन की एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये होता है आपके पास कम्बिनेशन का फार्मूला, दोनों सेम होते हैं, ये कम्बिनेशन का है, ठीक है, ये जो नीचे लिखा हुआ है, और ये जो ऊपर है ये परम्यूटेशन का, दोनों बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे नीचे के फैक्टोरियल आता है, यहाँ पे के नहीं आता, ठीक है, बिल्कुल सेम फार्मूले, बस थोड़ा सा फर्क है। और ये दोनों में से कोई भी अगर आपको एग्जांपल आ जाए तो आपने अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है, इन दोनों टॉपिक को बिल्कुल स्किप नहीं करना, बस 2 फार्मूले कर लें और ये आपको कुछ रिजल्ट्स वगैरह देख लेना। लेकिन परम्यूटेशन और कम्बिनेशन दोनों का फार्मूला अच्छे से आना चाहिए, उनकी एग्जांपल को कैसे आपने सॉल्व आउट करना है आपको अच्छे से आना चाहिए, सारी सी की एग्जांपल्स वही रिपीट हो रही है, बस आपको फार्मूला और अप्लाई करना आना चाहिए, आप ये एग्जांपल खुद ही कर लोगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वही, अच्छा ये आर्डर किस में मैटर करता है किस में नहीं, वही, ठीक है, ये आप देख लेना, टेबल लाजमी। लेक्चर नंबर 32 में ये रीमार्क लाजमी करना है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें बस ये टेबल कर लेना, और ये ठीक है, ये आपके पास आता है एमसीक्यूज के लिहाज से आते रहे पास्ट पेपर से, तो इनको स्किप नहीं करना, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया था कि आपको अगर इंग्लिश का वर्ड दे देते हैं तो आप उसकी कैसे परम्यूटेशन निकालोगे या आप उसका कैसे कम्बिनेशन फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो ये भी आपको आना चाहिए, वही फार्मूला यूज़ होगा परम्यूटेशन वाला, सबसे पहले 2 नंबर निकालने इसी में से। तो इसमें अच्छा, परम्यूटेशन में आपके पास कितने नंबर हैं, यहाँ पे देखें 2 नंबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला नंबर क्या है, टोटल कितने वर्ड होंगे, ठीक है, इंग्लिश का कोई वर्ड आ जाए उसकी परम्यूटेशन निकालनी हो तो टोटल वर्ड, तो यहाँ पे 7 है तो 7 फैक्टोरियल, कॉमा, अब इनमें से कितने वर्ड हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो देखें ई रिपीट हो रहा है, और ई कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 3 दफ़ा, ठीक है। और क्या रिपीट हो रहा है, और एन भी रिपीट हो रहा है, एन 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, समझ आ रही है। तो 3 और 2 क्या हो गया, 5,
यानी कि 5 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो 7,5 की आपने, या फिर आपने ऊपर 7 लिखना है और जो नीचे नंबर रिपीट हो रहे हैं उनको लिख लेना, ठीक है ऐसे। लेकिन अगर ऐसे आ जाता है कि एक भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो जस्ट फिर 7 फैक्टोरियल, नीचे वाली चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। ये आपको मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें से एग्जाम्पल आती है। उसके बाद नेक्स्ट है, बस ये इसी की एग्जाम्पल है। उसके बाद अच्छा कह रहे हैं कि वर्ड 11 की कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये सारा उसी का बता रहे हैं। बस आपको ऊपर वाला समझ आ जाए तो नीचे वाला आ जाएगा। ट्री डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेक्चर नंबर 33 देखें, इसमें है ट्री डायग्राम इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसमें ये वाली लाइन आपको पता होनी चाहिए। ये एमसीक्यूज आता है कि ट्री इज नॉर्मली कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम डैश, ठीक है, आगे ऑप्शन होते हैं तो लेफ्ट टू राइट, इसका ये ऑर्डर होता है, ठीक है। इसमें आप देख लेना कि इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, ये सारा इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। अच्छा, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको आ सकता है कि राइट इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, इसके 2 पॉइंट हैं, ये आपने लिखने। या फिर आपको ये चीज़ दे सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू, तो आपने बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन है करेक्ट, ठीक है। ये एमसीक्यूज में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में से भी, ठीक है। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब ये वाला ऑप्शन भी दे सकते हैं, ये वाला भी आप देख लेना आपको कौन सा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी कर लेना रिमार्क। उसके बाद ये जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की हैं छोटी छोटी, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने हाईलाइट नहीं की, ठीक है। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि ए डैश बी फाइंड आउट करें, ये वाला वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी दे देंगे या एन ए दे देंगे, या कहेंगे ये फाइंड आउट करो, या फिर ये 2 दे देंगे और कहेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करो। तो आप फार्मूला अच्छे से इसको प्रिपेयर करना, ठीक है। उसके बाद लेक्चर 34, बस 33 तक यही इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आज के लेक्चर को स्टॉप कर रही हूँ। बाकी पार्ट 2 में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है।